का नियम। हेनरी ने जो नियम दिया था वो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस पर प्रेशर के इफेक्ट को समझाया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ गैस dissolved by unit volume of liquid is proportional to the pressure of the gas at constant temperature। नियत ताप पर किसी एक विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उसके प्रेशर या दाब के समानुपाती होता है। m is directly proportional to the p। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो we get the constant m is equal to kp, where k is the constant known as Henry's constant, and the value of k is depend on the nature of gas, nature of solvent and units of temperature and pressure। इन सब चीज़ों पर k का मान यानी हेनरी कांस्टेंट का मान निर्भर करता है। अब अगर हम गैस जो है उसके कंसंट्रेशन के फॉर्म में उसको लें, गैस के अमाउंट को, और तो गैस का जो कंसंट्रेशन है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, where x is the mole fraction of gas and p is the pressure of the gas। The x is directly proportional to the p। Then we get again rate constant, another rate constant k dash। और इस k dash जो है वो हेनरी कांस्टेंट से इस प्रकार रिलेटेड है, k इक्वल टू 1 अपॉन k डैश के बराबर है। यानी जो हेनरी कांस्टेंट है उसका मान 1 अपॉन k डैश के बराबर है। इसका जो वैल्यू है अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 में रखें तो p इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन k डैश। यहाँ हम लिख सकते हैं p इक्वल टू k x लिख सकते हैं। और इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें क्वेश्चन नंबर 17 को, ये इट इज कॉल्ड द हेनरी इक्वेशन। और समीकरण 15 के अनुसार अगर हम मास इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, प्रेशर के समानुपाती है, तो एम और पी के बीच अगर यानी मास और प्रेशर के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इज प्रूव द हेनरीज लॉ। अब अगर हेनरी के नियम को अगर हम दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हम ये माने किसी जो गैस डिजोल्व है लिक्विड में और उसका वॉल्यूम है वो अगर उसका मास पर कंसंट्रेशन से किस प्रकार रिलेटेड है, उसको हम इस तरह गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी से शो कर सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन की जगह हम लिख सकते हैं एम अपॉन कैपिटल एम, पी वी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी, और यह हम लिख सकते हैं v इक्वल टू m अपॉन p आर टी अपॉन m। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, m अपॉन p is constant, mass upon pressure is constant, and RT upon m is also constant at a particular temperature. So volume is equal to constant, v is equal to constant। तो हेनरी के नियम के अनुसार volume of the gas dissolved by the solvent at particular temperature is independent of pressure। यानी हेनरी के नियम के अनुसार, ये तो हमने ये बताया था कि जो हेनरी के नियम के अनुसार कि मास जो है किसी लिक्विड का घुली हुई गैस का जो मास है वो उसके प्रेशर के समानुपाती होता है। अगर हम इसको मास की जगह हम इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हम मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तीसरी बात ये हो सकती है कि वॉल्यूम जो है किसी गैस का, तो वो जो डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर वो इसकी दाब पर अनाश्रित होता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो हम इस तरह से इसके हेनरी के नियम को परिभाषित कर सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ वी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। हेनरी का नियम केवल आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होता है, यानी आइडियल गैस पे ही लागू होता है। और फॉर रियल गैस के लिए अगर प्रेशर बहुत कम हो तो ही हेनरी का नियम लागू होगा। हाई प्रेशर पर हेनरी कांस्टेंट क्या है, वेरिएशंस को शो करता है, और टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी गैस क्या है ज़्यादा होगी तो वो लिक्विड में मतलब उस पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा, तो हेनरी का नियम उस पर जो है लागू नहीं होगा।
फोर्थ कंडीशन, मोलिकुलर स्टेट ऑफ गैस, जो मोलिकुलर स्टेट है गैस की वो सॉल्यूशन में चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी गैस क्या है, ना तो सॉल्वेंट के साथ क्या होनी चाहिए, रिएक्ट करनी चाहिए, नहीं डिसोसिएट होनी चाहिए। इसलिए ये नियम जो HCl और अमोनिया गैसेस है उनमें ये फेल हो जाता है, क्योंकि अमोनिया और HCl जो है वो वाटर से रिएक्ट कर लेती है, तो यहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हेनरी के नियम की ये कुछ लिमिटेशंस थी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल्स आपको डिस्कस करती हूँ कि अगर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन is dissolved in 1 liter of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.02 नाइट्रोजन गैस 1 लीटर पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसॉल्व की जाती है और उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। इसके लिए हम हेनरी का नियम लगाएंगे कि P इक्वल टू के एक्स के बराबर है। हम निकालेंगे, कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए एक्स का मान हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन डिजोल्व है, इसका जो मोलिकुलर वेट है 28, तो 0.02 अपॉन 28 डिवाइडेड बाई 0.02 अपॉन 28 प्लस वाटर का 1000 लीटर में डिजोल्व है 1 लीटर में, तो 1000 अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट 18, 1000 upon 18, then we get the value of mole fraction of nitrogen is 1.29 into 10 to the power minus 5। और प्रेशर मैंने बताया था आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो K इक्वल टू P अपॉन एक्स, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू, तो K इक्वल टू P अपॉन एक्स, प्रेशर इक्वल टू 1, एक्स का मान हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.29 into 10 to the power minus 5, then we get the value of Henry constant is 7.75 into 10 to the power 4 एटमॉस्फेयर। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम में आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है या न्यूमेरिकल आता है, उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के बारे में, कि जब किसी एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाया जाता है तो 3 पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, जो क्या जो लिक्विड है दूसरे लिक्विड में कम्प्लीटली मिसिबल हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस मिसिबल लिक्विड कहलाते हैं, ऐसे लिक्विड मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। सेकेंड टाइप, जब क्या है ऐसे एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं तो वो आपस में कम्प्लीटली इनमिसिबल होते हैं, अविलय रहते हैं और 2 अलग अलग लेयर बनाते हैं, तो ऐसे लिक्विड इनमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। थर्ड टाइप के जो लिक्विड्स हैं उसमें क्या है, जब किसी लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाया जाता है तो वो उसमें पार्शियल डिसॉल्व होता है, कुछ आंशिक रूप से घुल जाता है, पूर्णतया डिसॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे लिक्विड्स कहलाते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। अब हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स में हम देखते हैं कि इसमें तो जो है सॉल्यूशंस हैं वो आपस में क्या रहेंगे, साम्यावस्था में रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। और इन सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस इंक्रीज होती है या कम हो जाती है। तो इस बिहाफ पे, इस सिचुएशन पे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में क्या चेंजेस होगा, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में क्या परिवर्तन होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम 2 तरह से 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, द लिक्विड पेयर इन विच द पार्शियल मिसिबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो 2 लिक्विड्स है उनकी पार्शियल मिसिबिलिटी जो है वो ताप बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, and there is a certain temperature above which the pair of partially miscible liquids becomes miscible in all proportions। एक टेम्परेचर ऐसा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर जब उस टेम्परेचर पर दोनों जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड है आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, तो इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर।
प्रांतिक विलयन ताप कहते हैं, या हम इसको कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। तो जैसे ऐसे एग्जांपल है, हम अलग अलग डिस्कस करेंगे अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर और लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर के एग्जांपल्स हैं मिथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को अगर आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में पार्शियली मिसिबल होते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये क्या होता है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर पर ये कंप्लीटली आपस में एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल है फिनोल वाटर, वाटर, एनिलीन हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। हम जो है इसमें से एक एग्जांपल फिनोल वाटर से समझेंगे। और दूसरी कंडीशन मैंने पहली कंडीशन डिस्कस की थी, जिसमें क्या है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है, और जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, जिसको हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन विच पार्शियल मिसिबिलिटी इंक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने पर उनकी जो है पार्शियल, जो उनकी मतलब उनके आंशिक जो घुलनशीलता है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज जाती है, और एट सर्टेन एंड लोअर टेम्परेचर दे आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर। और ये जो टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेम्परेचर कम करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे होगा, कम होगा, तो इट इज नॉन एज लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, या हम इसको कहेंगे लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है निकोटीन वाटर एंड मेटाटोलुडीन ग्लिसरॉल। ये इन एग्जाम्पल में क्या है, यानी ये मिक्सचर जो है वो लोअर जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को शो करेंगे। हम डिस्कस करेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो इसके अलग अलग कंपोजिशंस लिए हैं हमने फिनोल और वाटर के। फर्स्ट है यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ 0%, यहाँ वाटर जो है 100% है, यानी फिनोल 0% है। फिर 20% फिनोल, 40%, 60%, 80% और यहाँ 100% फिनोल उपस्थित है। तो इसमें अलग अलग कंपोजिशंस के जो सॉल्यूशंस हैं, तो ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि जैसे ही इनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ए से लेके सी तक आप देख सकते हैं, टेम्परेचर 10 से अगर हम 60 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं, तो 10 टू ए टू सी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ जो सॉलिबिलिटी है वो जो है किसकी, फिनोल वाटर, उसकी इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ इस पे 59.6 पे या अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, फिनोल जो है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, यानी टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन चेंज इनटू द वन होमोजेनियस सॉल्यूशन एट द पॉइंट टी, पॉइंट सी। सी पॉइंट पे क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली यहाँ सोल्यूबल हो जाता है। और जो इसकी द वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर एंड फिनोल विद टेम्परेचर इज शोन इन द ग्राफिकली as like in figure. A figure represents the AC solubility of phenol and water, and CB is represents the solubility of water in phenol. अब हम देखते हैं कि पॉइंट A एंड B, आप फिगर में देख रहे हैं पॉइंट A और B, ये जो शो कर रहे हैं फिनोल वाटर कंपोजिशन एट टेम्परेचर T। ठीक है, इस T टेम्परेचर पर फिनोल और वाटर के कंपोजिशन को शो करता है। और यहाँ नीचे जो है होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है इन वाटर, एंड वेरेस बी क्या है, ये सॉल्यूशन इसमें है फिनोल इन वाटर इन फिनोल। ठीक है, एंड पॉइंट सी पर क्या है, दोनों सॉल्यूशंस क्या है, कंप्लीटली मिसिबल हो गए हैं, और इसमें जो इनका इसमें ये जो टेम्परेचर है, ये 59.6 इज नॉन एज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब इसमें हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं कि फर्स्ट लेयर क्या है, मास ऑफ फिनोल layer upon mass of water layer, यानी distance of CA and distance of upon distance of CB। CA क्या दिखा रहा है, distance of CA, mass of phenol layer, and CB शो करता है mass of water layer। So as the temperature increases, mutual solubility of phenol and water are increases, and points A and B
अप्रोच टू द सी। ठीक है, इस तरह से जैसे इसका इंक्रीज होती है हाँ सेम हो जाता है। और इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे 8 पॉइंट सी, highest point is the C, where both layers have identical composition and solutions become homogeneous, and this point is known as critical solution point। और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और यहाँ परसेंटेज जो है फिनोल की है वो करीबन 33% है, और रिमेनिंग क्या है वाटर है। और इसमें यहाँ जो है इससे इस टेम्परेचर से ऊपर above 60 degree centigrade, water and phenol are completely miscible in all proportions। ओके, तो ये था फिनोल वाटर सिस्टम। और जो दूसरा है जो लोअर कॉन्सलेट टेम्परेचर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज ओवर।